नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बिहार की गरीबी का असली वजह क्या है। पहले पार्ट में हमने हिस्ट्री, गवर्नेंस और कॉलोनियल इम्पैक्ट की बात की, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आज हम देखेंगे कि आखिरकार बिहार जैसे टैलेंट रिच और कल्चरल पावर हाउस स्टेट को इतने सालों से इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है और क्या इस सिचुएशन से निकलने का कोई रियलिस्टिक सॉल्यूशन भी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के मैदान में पिछड़ापन गरीबी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता रहा। साक्षरता दर में बिहार देश में सबसे पीछे है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता सिर्फ करीब 64% थी, यानी 36% लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जबकि उसी समय भारत के औसत 74% था। हाल के दशकों में शिक्षा पर जोर देकर अंतर को कम किया गया है, पर आज भी अनुपात सिर्फ 70% तक पहुंचा है। खासकर महिला साक्षरता और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी चिंता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में दशकों तक बुनियादी सुविधाएं और अध्यापकों की भारी कमी रही है। शिक्षकों का न होना और 2 शिफ्ट में चलने वाले भीड़-भाड़ वाले स्कूल आम बात थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से बच्चे माध्यमिक स्तर तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई छोड़ देते थे। जिन छात्रों में आगे पढ़ने की प्रतिभा थी, वो उच्च स्तर के बेहतर अवसरों के लिए दिल्ली, पुणे, बेंगलोर जैसे शहरों में जाने लगे। इस प्रभाव से बिहार के लिए बड़ी समस्या बन गई। जो होनहार छात्र थे वो बिहार से बाहर निकलने लगे। उनसे जो ज्यादातर ने वापस राज्य में आकर काम ही नहीं किया। इससे बिहार को बहुत ही नुकसान हुआ है। सरकार ने हाल के वर्षों में कुछ आवश्यक कार्य जरूर किया है, जैसे कुशल युवा कार्यक्रम और बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिससे बिहार के स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी हुई है। आज स्कूल में बच्चे पढ़ने जाने लगे हैं, लेकिन अभी भी यह काफी नहीं है। कई स्कूलों में अभी तक सही से बेंच भी नहीं पहुंच पाया है, नहीं वहाँ पे पर्याप्त टीचर है जो अलग अलग क्लासेस को पढ़ा सके। वहाँ पे गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की भी कमी है। बिहार में शिक्षा की क्रांति लाना और हर बच्चे को गुणवत्ता वाली स्कूलिंग देना और युवाओं को 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। जब राज्य में रोजगार के अवसर नहीं बनते तो लोग रोजी रोटी की तलाश में घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। बिहार में लाखों परिवारों की कहानी ऐसी ही है, जहां युवक काम की खोज में पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों पलायन करते हैं। आंकड़ों पे नजर डालें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अन्य राज्यों में बसे थे। यह संख्या देश के किसी भी राज्य से अधिक है। हाल के दशकों की बात करें कि 2018 तक बिहार की कुल आबादी का लगभग 15% हिस्सा राज्य से बाहर बेरोजगार के लिए जा रहा है। अगर बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या उद्योग कारखाने लगाए ही नहीं जा रहे तो बिहार के लोगों को जॉब कहां से मिलेगी। तो इसीलिए वो दूसरे राज्य में जाके जॉब करते हैं और अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। इन प्रवासी श्रमिकों की जिंदगी आसान नहीं होती है। उन्हें प्राय निर्माण स्थलों, कारखानों, खेतों में कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। फिर भी वो अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं और उन पैसों की गांवों की अर्थव्यवस्था चलती है। इन प्रवासी आय ने बिहार के ग्रामीण परिवारों को कुछ सहारा दिया है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। राज्य अपने सबसे मेहनती और प्रतिभाशाली नौजवानों को खो देता है। घर के बड़े लोग तो कमाने चले जाते हैं, पर पीछे रह जाते हैं बच्चे, बूढ़े और महिलाएं। प्रवास का असर सामाजिक तौर पर भी दिखता है। कई गाँव में काम करने की उम्र के ज्यादातर पुरुष बाहर है, जिससे स्थानीय उत्पादन और बाजार सीमित रह जाता है। बिहार में जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान ही नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का भी निर्धारण कर रही है। सदियों से जमीन पर कब्जा और संसाधनों पर अधिकतर मुख्यतः ऊंची जाति के हाथों में था, जैसे भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण आदि, जबकि निचली जातियों खेतिहर मजदूर या बंधुआ मजदूर के रूप में जीवन यापन करते हैं। एक ऐतिहासिक असमानता ने गरीब को, खासकर दलित और पिछड़े जातियों में क्रेडिट रखा है। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया, जिससे सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय की लहर कहा गया। मान्यवर
कर्पूरी ठाकुर से लेकर श्री लालू प्रसाद यादव पिछड़ी जातियों के लिए नेताओं ने सत्ता संभाली और राजनीतिक प्रणाली में उन तबकों को प्रतिनिधित्व मिला जो पहले हाशिए पर थे। इससे एक सामाजिक क्रांति तो आई, पिछड़ी और दलित जातियों को आत्मसम्मान व आवाज मिली, लेकिन विकास के मोर्चे पर स्थिति सुधरी नहीं। कई विश्लेषक मानते हैं कि 1990 से 2005 के बीच में जाति आधारित राजनीति ने शासन व्यवस्था को कमजोर कर दिया। सरकार की प्राथमिकता विकास की जगह राजनीतिक गठजोड़ और सत्ता बचाने पर केंद्रित हो गया, जिससे कानून व्यवस्था गिर गई, जिसका असर यह हुआ कि बिहार में निवेश धीरे धीरे कम होने लगा और जो निवेश था भी वो भी धीरे धीरे अपनी कंपनियां बिहार से बाहर लेके जाने लगे। आखिरी आंकड़ों पर गौर करें तो 1980 के दशक में जहां बिहार की प्रति व्यक्ति आय काफी तेजी से बढ़ रही थी, वहीं 1990 के दशक में यह दर 5% से गिरकर 0.6% तक पहुंच गया। बिहार की बदहाली में इसके गवर्नमेंट की विफलताओं का बड़ा हाथ है। एक तरफ तो केंद्र सरकार की नीतियां में वर्षों तक बिहार को विशेष तवज्जो नहीं मिला, दूसरी तरफ राज्य के स्तर पर भी राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने विकास कार्य को पटरी से उतार दिया। आजादी के बाद भी बिहार 1990 से 2000 तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। 1990 के दशक में मुख्य चारा घोटाला एक प्रतीक बन गया कि किस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग और राज्य को लूटा गया। जिस पैसों से सड़क, स्कूल, सिंचाई बना सकते थे, वह भ्रष्ट तंत्र के भेंट चढ़ गया। एक मशहूर कहावत है जंगल राज, और बिहार के संदर्भ में यह विशेष रूप से 90 दशक के उस दौर के लिए इस्तेमाल होती है जब राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। उस दौर में अपराधी बेखौफ थे और आम नागरिक डर के साए में जीते थे। रंगदारी और अपहरण तो मानो उद्योग बन गया था। वीडियो अखबारों की सुर्खियां दिखाई देती थी। पटना में बेवासिक का अपहरण, फिरौती के लिए मांग। 2004 में बिहार में 3948 हत्याएं और 411 फिरौती के लिए अपहरण दर्ज किए गए। अपराध के एक भयानक कड़ी नक्सलवादी हिंसा भी था। भारत में क्षेत्रीय विकास असमानता कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार का मामला कुछ अलग स्तर का रह गया। 1980 के दशक तक बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ बड़े राज्य जिसे बीमारू कहलाते थे, अर्थात विकास के कई मानकों पर बीमार राज्य की श्रेणी में, पर पिछले 30 सालों में जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक प्रगति की, पर बिहार अभी भी पीछे रह गया। 2005 के दशक के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था ने करीब 10-12% औसत वृद्धि दर्ज की है। सड़क, पुल, बिजली जैसे बुनियादी ढांचों पर बड़े पैमाने पर काम हुआ है। ग्रामीण सड़कों और गलियों तक पक्की सड़क पहुंचने से गांव, कस्बों की अर्थव्यवस्था में गति पहुंची है। सरकार की 7 निश्चय योजना के तहत घर घर जल, शौचालय निर्माण, बिजली कनेक्शन जैसे विकास हुए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। स्कूल जाने वाले लड़कियों को साइकिल योजना, पंचायत में आरक्षण जैसे कदम उठाए गए हैं। इस सामाजिक कार्यक्रम का असर दिखाई देने लगा है। उदाहरण के लिए सरकार ने हाल में बिहार में कई नए हवाई अड्डे, महात्मा गांधी सेतु के समांतर नए पुल और मखना जैसे कृषि उत्पादों के लिए विशेष पहल की घोषणा की है। यह हालिया विकास राज्य को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। सरकार ने कई ठोस कदम उठाए। कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगीकरण और निवेश, शिक्षा और कौशल में निवेश। निष्कर्ष, बिहार के गरीब और पिछड़े होने का कारण बहुआयामी है। ऐतिहासिक शोषण, आर्थिक ढांचे की खामियां, कमजोर बुनियादी ढांचा, शिक्षा एवं कौशल की कमी, बड़े पैमाने पर सार्मिक पलायन, जटिल जातीय समीकरण, राजनीतिक उठापटक और कानूनी व्यवस्था की चुनौतियां, इन सब ने मिलकर कई दशकों से बिहार को कमजोर कर रखा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि बिहार में अपार संभावना भी मौजूद है। प्राकृतिक संसाधन, विशाल मानव संसाधन, समृद्ध संस्कृति, विरासत, यह ऐसे आधार है जिन पर नया बिहार बनाया जा सकता है। जरूरत है कि बस एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, अच्छे लोग, सही नेता जो समाज के लिए काम करें। आज बिहार में धीरे धीरे बदलाव आ भी रहा है। सड़कें बन रही है, बिजली आ रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार भी अब बिहार पे विशेष ध्यान दे रहा है।
देश के कोने कोने में अपनी क्षमता को लोहा मनवा रहे हैं। आइए उम्मीद करते हैं कि बिहार आने वाले दशकों में अपनी चुनौतियों को अच्छे से झेलेगा और विकास और खुशहाली की राह पे चलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।